यही अंदाज जमाने को खलता है कि यह चिराग आंधियों के खिलाफ क्यों जलता है। जी हाँ, हम चिराग पासवान के साथ हैं और हम ये बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं कि चिराग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चिराग पासवान, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चिराग, हम अब पुरानी चीज़ों पे बात करें कि कहाँ शुरू हुई, कहाँ ख़त्म। मैं जहाँ तक मैंने देखा है, जाना है, समझा है, मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आपकी पार्टी में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन जो तकलीफ़ इन दिनों आपको मिली है शायद आपने उम्मीद भी ना की हो। क्या मैं कहना मेरा गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और हकीकत है कि पार्टी में कई लोग आए, कई लोग गए, और ये मेरे साथ ही नहीं है, ये लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही नहीं है। ये मुझे लगता है देश या दुनिया की हर पार्टी के साथ ऐसा होता है कि हर पार्टी में कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए कभी भी आपको छोड़कर जाते हैं और कभी भी वापस आपके साथ आकर जुड़ते हैं। ये ऐसे लोग हर राजनीतिक दल में दुनिया भर में होते हैं। इस बार तकलीफ़ ज़्यादा थी क्योंकि उसमें मेरे अपने थे। जिस तरीके से मेरे चाचा जी, और चाचा ही नहीं, मतलब मेरे लिए तो पिता तुल्य नहीं, मेरे पिता ही थे। मेरे पिताजी के निधन के बाद वो मेरे छोटे चाचा का निधन हो चुका है, पापा का निधन हो चुका है, और उसके बाद ना सिर्फ मैं उनमें पिता की छवि देखता था बल्कि पिता का रूप ही मानकर मैं हर फैसलों में उनसे सुझाव, उनसे मार्गदर्शन की मैं अपेक्षा रखता था। पर जिस तरीके से उन्होंने आज अपना हाथ मेरे सर से हटा दिया, या मेरे छोटे भाई ने, जो मेरे लिए भाई का, मेरे बेटे समान था, उसके स्कूल में जाता था, पीटीए मीटिंग्स में मैं रहता था, उसकी रिपोर्ट कार्ड्स में साइन करता था, उसको पढ़ाता था मैं। तो जब इन लोगों ने जब साथ छोड़ा तो तकलीफ़ ज़्यादा हुई, दुख ज़्यादा है। ये दौर कई बार लोक जनशक्ति पार्टी ने देखा। 2005 में भी पार्टी के 29 विधायक जीत कर आए थे, वो टूर देखी। उसके बाद 2005 में पुनः जब विधानसभा के चुनाव हुए, वो टूर देखी। कई हम लोग के एमएलसी हम लोगों से अलग हुए, सिटिंग विधायक हम लोग के मटिहानी के जो थे, उसको जनता दल यूनाइटेड ने अलग किया। ये बहरहाल ये परंपरा रही है जनता दल यूनाइटेड की, ये वर्किंग स्ट्रैटेजी उनकी रही है कि पार्टियों में टूट डालो। पर जिस तरीके से इस बार परिवार को भी उन्होंने तोड़ा, पर वही है कि मुझे नहीं लगता कि आज मैं उस हैसियत में हूँ कि मैं किसी दूसरे पर उंगली उठाऊँ। अगर मेरे अपने मेरा साथ देते तो ये नहीं होता। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? क्या आपको लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि आपके नीचे से ये ज़मीन खिसक जाएगी? मैं तो सामने एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक लंबा संघर्ष का दौर हम लोग के सामने था, जहां मैं 2024 और 2024 से पहले पुनः बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को अपना लक्ष्य मानकर मैं उसके तैयारी में था। और इसीलिए 2020 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुझे कुछ महीने तो खैर अपने लिए चाहिए थे। इस बात को मैंने हमेशा कहा था, क्योंकि पापा का निधन एक ऐसे समय पर हुआ था जब उनको ढंग से याद करने का या परिवार के साथ बैठकर उनको याद करने का मौका ही हम लोग को नहीं मिला। तो इतना मैंने ज़रूर सोचा था कि कुछ महीने मुझे अपने लिए, अपने परिवार के साथ के लिए मुझे चाहिए। पर उसके बाद मैं एक धन्यवाद यात्रा पर निकलने का मेरा लक्ष्य था, क्योंकि बिहार की जनता ने इतना आशीर्वाद मुझे दिया। 2-3% की पार्टी हम लोगों को कहा जाता था, 6% मत कंसोलिडेट हुए, और वो तब कंसोलिडेट हुए जब हम लोग 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव ही अभी हम लोगों ने नहीं लड़ा। अगर 100 से ज़्यादा सीटों पर, तमाम 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो यकीनन ये मत प्रतिशत 10% से ज़्यादा का होता, और आज 15% वाले तो बिहार में मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। तो मुझे उस यात्रा पर उस वक्त भी निकलना था, पर हाँ, अब आने वाले समय में उस यात्रा की शुरुआत मैं करूँगा, और अब उम्मीद से बिहार की जनता से ही बाकी रही है कि जब सब ने और मेरे अपनों ने जब मुझसे हाथ खींच लिए, अपना साथ मुझसे अलग कर दिया, तो बिहार की जनता से ही अब उम्मीद है कि वही अब मेरा साथ देंगे, वही अब मेरा मार्गदर्शन करेंगे। पशुपति पारस जी ने जब पार्टी छोड़ी है तब से वो लगातार आप पे हमलावर हैं। वो आप पे कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। आपने उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया, आपने उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया, आपने खुद से निर्णय ले लिया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है अकेले। भाई, मेरे पिता समान रहे हैं, वो मेरा कान पकड़कर, हाथ खींचकर बैठाकर मुझसे तमाम ये बातें कर सकते थे। पर मुझे दिक्कत इस बात की है कि अगर आप किसी और के द्वारा निर्देशित होते हैं, कोई और अगर आपको गाइड करता है, और आप किसी और के कहने पर ये सारी चीज़ें पार्टी में, परिवार में टूट की, जब आप ये पटकथा लिखते हैं, दिक्कत मुझे उस बात से है। अगर आपको सही में किसी बात से दिक्कत होती तो यकीनन आप मेरे चाचा थे, आप मेरे पिता के समान आप रहे हैं, आप मुझसे बैठते, आप बात करते।
पर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अलावा किसी और बात से आपको दिक्कत थी। मैंने निरंतरता में जिस दिन से अलग हुए हैं उस दिन से मैंने गोल पोस्ट चेंज होते हुए देखे हैं। डे वन कहा गया कि भैया ये पार्टी में टूट है, पार्टी के 5 सांसद पार्टी से अलग हो गए हैं। पर उसके बाद जब इनको शायद दल बदल कानून की जानकारी मिली, एंटी डिफेक्शन लॉ की जानकारी मिली, जो स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि 2/3 सदस्य अगर पार्टी से अलग होते हैं तो उनकी सदस्यता ज़रूर बचती है, बट जिस पार्टी से अलग हुए हैं उसमें अगर एक भी सदस्य मौजूद रह जाए तो पार्टी उस सदस्य की हो जाती है। तो इनको एहसास हुआ कि पार्टी और पार्टी का सिंबल इनके हाथ से चला जाएगा अगर ये पार्टी में टूट की बात करते हैं। इन्होंने फिर गोल पोस्ट चेंज किया और उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, ये नेतृत्व परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो चुनाव आयोग को जो पत्र लिखा उसमें भी स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है, उसका 2nd पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये पद खाली था, इसीलिए इस पद पर चुनाव कराना ज़रूरी था, जबकि इस पद पर चुनाव पिताजी के रहते ही हो गया था। तो इन्होंने हर कदम पर, उसके बाद इन्होंने गोल पोस्ट क्या चेंज किया कि भाई चिराग पासवान एरोगेंट है, एरोक्रेटिक हैं, ये किसी से मिलते नहीं, बात नहीं करते। तो भैया अगर मैं एरोगेंट होता तो आज ये जो 66 लोग हैं मेरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो मेरे साथ क्यों हैं? 35 में से 33 प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ क्यों हैं? 15 में से 14 राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ क्यों हैं? बिहार प्रदेश के ही नहीं, देश भर के 95% पार्टी का कैडर मेरे साथ क्यों है? जिला के अध्यक्ष मेरे साथ क्यों हैं? तो अगर मैं इतना ही एरोगेंट होता तो क्यों? और उसके बाद जब इन्होंने देखा कि मुझे एरोगेंट कहने पर जिस तरीके से प्रदेश की जनता इनके खिलाफ हुई या इनको जिस तरीके से जन आक्रोश का सामना करना पड़ा, तो फिर इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया, कहा कि मुझे अध्यक्ष पद से आपने क्यों हटाया? बार बार गलत बातें जनता के बीच रखना। मैंने आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया भैया, मैं हटा ही नहीं सकता हूँ। ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, लोक जनशक्ति पार्टी के, कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, किसको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते हैं। और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, जिस वक्त इनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने अपने जीते जी आपको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। उन्होंने अपने सामने प्रिंस राज को नया प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया। उन्होंने अपने रहते हुए मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो जिन सवालों को आप उठा रहे हैं, आप निरंतरता में मेरे पिता, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा लिए गए फैसलों पर आप सवाल उठा रहे हैं। जो ये निर्णय हुआ, जो स्पीकर ने जो निर्णय लिया, ये लोग मानते हैं, कह रहे हैं, और राजनीति के जितने समझदार लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी के सह पे हुआ। आप भले नाम न लें, वो पता है, लेकिन बीजेपी के 1-2 वरिष्ठ नेता हैं जो बिहार में इस वक्त प्रभार भी देख रहे हैं, वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं आपसे। इसीलिए ये तमाम घटनाक्रम जो हुई है, क्योंकि आप इस बात को कितने साफगोई से आप मानते हैं, क्योंकि आप माने जाते हैं साफगोई नेता हैं, लेकिन आप माने या ना माने कि जेडीयू को जितना आप जिम्मेदार समझते हैं, आप जिम्मेदार समझते हैं जेडीयू को, आप बीजेपी को जिम्मेदार नहीं समझते इस? देखिए, मैं इस जिस प्रकरण का आप जिक्र करें, इसके लिए मैं बीजेपी की भूमिका में नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो एक स्वतंत्र पद होता है, और लोकसभा अध्यक्ष अपने बुद्धि विवेक से, और जो एक प्रैक्टिस रही है और जो रूल बुक है पार्लियामेंट की, उसके अनुसार वो तमाम तरीके के निर्णय लेते हैं। मैं नहीं मानूंगा और मैं नहीं मानना चाहूँगा इस बात को कि उसमें कोई या किसी पार्टी का उसमें दखल होगा या किसी पार्टी का उसमें इन्फ्लुएंस होगा। हाँ, जहाँ तक रही बात, और इसीलिए मैंने बार बार अध्यक्ष जी को मैंने एक और पत्र भी मैंने लिखा, और अगर वहाँ से मुझे न्याय मिला और न्याय संगत अगर निर्णय वहाँ से नहीं हुआ तो मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगले हफ्ते यकीनन ज़रूर मैं जाकर अपने पक्ष को मैं न्यायालय के समक्ष में रखूँगा, और वहाँ से यकीनन मुझे न्याय मिलेगा। कि आप जितना समझ पा रहे हैं, आपने जितना देखा, आपने जितना समझा, आपने जितना ग्राउंड पे वर्क किया, बीजेपी को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? बल्कि बीजेपी ने तो आपके साथ भी, अगर कहते हैं कि जुल्म करने वाले से सहने वाला बड़ा होता है, अगर आप चुपचाप सह रहे हैं तो भी गलत है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके साथ जो भी हुआ, एक तो तय है कि जो पारिवारिक मामला था वो बात अलग है, लेकिन ये भीतर घात भी तो है। ये आपके साथ इस तरह के हमले तो ज़रूर हुए जो आपने कभी सोचा नहीं था, वो आपके साथ हुआ। मैं हमेशा फ्रंट फुट पे खेलने वालों में से माना जाता हूँ। आपका बस यही एक प्रश्न है जो मुझे बैक फुट पे लेके आता है। ये वही सवाल है जहाँ पर मेरी हैसियत सीमित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मैं किसी और पे क्या उंगली उठाऊँ? मैं किसी और से कैसे उम्मीद की अपेक्षा रख सकता हूँ, या मैं किसी पे कैसे प्रश्न उठा सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ धोखा किया या तुमने मेरी पार्टी को तोड़ा, जबकि मेरे अपनों ने ही मेरे साथ धोखा किया। तो इसीलिए आज की तारीख में मेरा वो शक्ल ही नहीं है कि मैं किसी से शिकायत करूँ। ना भाजपा से मैं कोई उम्मीद रख सकता हूँ, ना मैं जनता दल यूनाइटेड से कोई शिकायत कर सकता हूँ,
क्योंकि मेरे भाई, मेरे चाचा दोनों ने खुद मेरे साथ धोखा किया। क्या चिराग बहुत रोशनी फैला रहा था, या चिराग की रोशनी बहुत तेज हो रही थी इसलिए इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है? बुझाने का प्रयास तो मुझे ही नहीं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को निरंतरता में किया गया है। 2005 में दोनों बार हुई टूट की बात हो, या एमएलसीज को तोड़ने की बात हो, या दलित महादलित का निर्माण ही करना रामविलास पासवान जी की विचारधारा को तोड़ने के लिए किया गया था। उस वक्त उनकी राजनीतिक हैसियत को समाप्त करने के लिए। और ये समस्या है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कि वो किसी भी दलित को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं। दलित महादलित में विभाजन करवाना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भैया इन लोगों को ही बांट दो तो कोई एक व्यक्ति विशेष आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज चिराग पासवान को ख़त्म करने के लिए इसके परिवार को ही तोड़ दो ना, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जिस तरीके से रामविलास पासवान जी की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, उसी प्रकरण को दोबारा दोहराया जा रहा है कि चिराग पासवान को आज ही ख़त्म कर दो, इसके परिवार को ही तोड़ दो, आने वाले समय में खतरा ही ना बने हम लोग। लेकिन कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तभी चिराग की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपको एक तेज़ रोशनी की ज़रूरत है, आपको ताकत की ज़रूरत है, आपको मतलब ख़ास तौर पे जिसके बार बार आप कह रहे हैं जनता जनार्दन के प्यार और हौसले की ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़रूरत है? रामविलास पासवान का बेटा हूँ, एक शेर का बेटा हूँ, और ये वो चिराग है जो 1000 आंधियों पर भारी पड़ेगा। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ। आपने मेरी दुखती रग बस वहाँ पर पकड़ी जब आपने मेरे परिवार का सहारा लिया मेरे पीठ में खंजर भोगने के लिए, बस सिर्फ वहीं पे मैं कमज़ोर पड़ा हूँ। उसके अलावा ईमानदारी की बात है आसिफ भाई, आप भी जानते हैं, अगर चिराग पासवान को सिर्फ सत्ता का लालच होता, रेड कारपेट पे चलना होता, आप मुझे बताइए, मैं जिस गठबंधन में था, भले उसमें मुझे 15 सीटें मिल रही थी, अगर मैं उस गठबंधन में चुनाव लड़ता तो क्या उसमें से अधिकांश सीटें, 80% सीटें मैं जीतता कि नहीं जीतता? उसमें से मेरे 2 मंत्री आज बिहार सरकार में मंत्री होते कि नहीं होते? क्या ये सवाल उठता कि केंद्र सरकार में चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? रामविलास पासवान की जगह तुरंत में मंत्री बनता कि नहीं बनता? तो मेरे पास तो सत्ता का सुख भोगने के लिए रेड कारपेट सामने बिछा हुआ था। संघर्ष का रास्ता किसने चुना? मैंने खुद ने चुना ना। क्यों चुना? अगर मुझे अपना व्यक्तिगत लाभ देखना होता, मुझे सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखना होता, या सिर्फ मंत्री बनना मेरे लिए अल्टीमेट लक्ष्य होता या उपलब्धि होती, तो आज मैं मंत्री बना होता, आप एक केंद्रीय मंत्री से आप साक्षात्कार कर रहे होते। पर ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है। क्यों? क्योंकि मैंने उस पीड़ा को देखा है। जब मैं दूसरे बिहारी को दूसरे प्रदेश में जाते हुए देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि बिहारियों के ऊपर लाठी चलाई जाती है क्या करके कि तुम बिहारी हो, बिहारी शब्द को गाली बना दिया जाता है। मुझे पीड़ा होती है कि कोटा से जब मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया हम लोगों को घर वापस जाने के लिए बस मुहैया नहीं कराई जा रही है। मुझे पीड़ा होती है कि जब मुझे बेंगलोर में काम करने वाला लड़का या दिल्ली में या बम्बई में काम करने वाला लड़का मुझे आके बोलता है कि भैया इतना तो हम कमाते नहीं है जितना छठ दिवाली में या माता पिता के इलाज में आने जाने में हम लोग का खर्चा हो जाता है। बिहार में अगर IT सेक्टर्स होते तो हम लोग वहीं पर काम करते, वहीं पर कमाते, वहीं पर खाते, परिवार के हम लोग साथ रहते। पटना में अगर ये लोग एजुकेशनल हब बना देते तो मेरे बच्चे को आज कोटा नहीं जाना पड़ता पढ़ाई करने के लिए। और सबसे बड़ा उदाहरण, अगर ये इतने ही विकास पुरुष हैं और इतना ही इन्होंने काम किया है तो आज दिल्ली में क्यों है मुख्यमंत्री? आज जब हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री दिल्ली में क्यों है? कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। एक ऐसा ऑपरेशन कराने के लिए 2 घंटे का प्रोसीजर है। 2 घंटे का डॉक्टर ही बोलता है कि आप घर जाइए, आप आराम कीजिए। 2 घंटे का प्रोसीजर है वो। उसके लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, चार्टर फ्लाइट करके मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं ये ऑपरेशन कराने। क्या पूरे बिहार में आपने स्वास्थ्य सेवाओं में इतना भी विकास नहीं कर पाए हमारे विकास पुरुष कि वो एक ऐसा अच्छा अस्पताल, एक ऐसा अच्छा डॉक्टर दे दें कि वो मुख्यमंत्री का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दें? तो जो मेरे बिहार के गांव में बैठे हुए बुजुर्ग दंपति हैं, आप मुझे बताइए कल को उनको कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना होगा, कौन उनको चार्टर फ्लाइट करके देगा 1000 किलोमीटर दिल्ली आने के लिए? और कौन उनको दिल्ली में एम्स में समय दिलवा के देगा कि वो अपना ऑपरेशन करा लें? तो मेरी लड़ाई इन विषयों को लेकर है। आप बताइए ना, बिहार में अगर सब इतना अच्छा हो गया तो क्यों बिहारी आज बिहार से बाहर है? अगर बिहार में इतना अच्छा हो गया तो क्यों, मैं बोलता हूं बिहार आने वाले समय में देखिएगा बिहार बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा, और हम सब उसका उदाहरण है। एक सक्षम परिवार मुझे बिहार का आप ऐसा बता दीजिए, जैसे ही वो परिवार सक्षम होता है सबसे पहले अपने बेटा या बेटी को बिहार से बाहर भेजता है पढ़ने के लिए। वो बिहार से बाहर जाता है, पढ़ाई करता है, वहीं पर जाकर नौकरी करता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, वहीं पर बच्चे पैदा करता है, और बुढ़ापे में जब उनके माता पिता की तबीयत खराब होती है तब वो गांव जाता है उनको देखने, वो भी अगर वो समय पर पहुंच पाए। ये परिस्थिति किसकी वजह से बनी हुई है भाई? 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं मेरे प्रदेश के, तो इन सवालों को अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? और उसके बाद जब वो बिहारी दूसरे प्रदेश जाता है तो उसको शर्म आती है बताने में कि वो बिहारी है।
मैंने आज तक किसी पंजाब के व्यक्ति को नहीं सुना है कहते हुए कि उसको पंजाबी कहने में उसको शर्म आए। बंगाल के लोगों को बंगाली कहलवाने में शर्म नहीं आती। महाराष्ट्र के लोग गर्व से बोलते हैं कि हम मराठी हैं। पर आपने बिहारी शब्द को गाली बना दिया। जब दूसरे लोग जब बिहारियों को जब दूसरे प्रदेशों में जब पीटते हैं तो वो नहीं देखते कि अपर कास्ट का बिहारी है, कि ये मुसलमान बिहारी है, कि ये दलित बिहारी है, कि ये महादलित बिहारी है, कि ये पिछड़ा बिहारी है, कि अति पिछड़ा बिहारी है, कि ये स्वर्ण बिहारी है। वो सिर्फ बिहारी बोल के उस पर लाठी मारते हैं। 5 जुलाई से जो यात्रा आप करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर होगा, क्या होगा? क्योंकि आशीर्वाद यात्रा है ये, लेकिन आशीर्वाद आप जनता के मांगेंगे, लेकिन उनको कुछ आश्वासन भी देंगे, उनसे कुछ वो जो आपसे उम्मीदें करेंगे उसके लिए आप नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक नए बिहार को बनाना ज़रूरी है। हम लोगों ने 70 साल बिता दिए आज से भाई, जात पात धर्म मज़हब के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हुए, एक दूसरे को से समीकरण साधते हुए। बिहार में जो ये लोग हैं मुख्यमंत्री जैसे, ये लोग सिर्फ कागज़ पे चुनाव जीत जाते हैं और हार जाते हैं। ये लोग सिर्फ समीकरण बना लेते हैं कि इसके पास इतना प्रतिशत वोट है, इसके पास इतना प्रतिशत वोट है, या विपक्ष वाले हों तो अपना MY समीकरण बना लेते हैं, तो इसके साथ अगर ये वोट आ जाएगा तो हम लोग कागज़ पर बिहार के विकास की बात कौन करता है? चिराग, कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं होता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। इस वक्त तेजस्वी यादव आपके बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, वो लगातार, यहाँ तक कि RJD ने इस बार बड़ा निर्णय लिया और कहा है कि 5 जुलाई को वो लोग भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाएंगे। कैसे देखते हैं इसको आप, और क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव की इस पहल? लालू जी और पिताजी बहुत करीबी मित्र रहे हैं। उनकी मित्रता एक लंबे समय तक रही और दोनों ने सहयोगियों की तरह एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ उन्होंने काम किया। और ये एक ऐसा दौर था जब मैं और तेजस्वी हम लोग बच्चे थे, और पिता जब आपके मित्र होते हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चों में भी मित्रता हो जाती है। और तब से मैं, तेजस्वी, उनके तमाम भाई बहन, उनको व्यक्तिगत तौर पर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बचपन से उनके साथ बातचीत रही है। और मैं धन्यवाद करूँगा मेरे छोटे भाई का। और छोटा भाई आज मैं पहली बार तेजस्वी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं धन्यवाद कहूँगा मेरे छोटे भाई का कि उन्होंने उस परंपरा को निभाया जो हमारे संस्कारों में है। हमारे पिताजी ने या हमारे संस्कारों में दिया गया है कि अपने से बड़ों का हमेशा आदर सम्मान हमेशा वो करो। तो मेरे पिताजी को जो उन्होंने सम्मान दिया, मेरे पिता उनके भी पिता के ही समान थे। मेरे लिए लालू जी भी मेरे पिता के समान हैं। बचपन से हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि बिहार में चाचा चाची ये कंसेप्ट से ज़्यादा मझले पापा, मझली चाची, छोटे पापा, हम लोग चाचा को भी पिता के स्वरूप में ही हम लोग देखते हैं। तो आज तेजस्वी ने जिस तरीके से मेरे पिता को अपने पिता समझते हुए जो सम्मान उन्होंने दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। बट आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। मैं धन्यवाद करूंगा उनका, उनकी पार्टी का, कि जो प्रस्ताव उन्होंने मेरे समक्ष भी रखा। पर आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएं अलग हैं। मुझे वापस से पार्टी को ज़ीरो से खड़ा करना है। मैं उस दिशा में आज की तारीख में मैं काम कर रहा हूँ। गठबंधन का स्वरूप आने वाले समय में, और जैसा तेजस्वी भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ, कि लोकसभा से पहले पुनः बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मानते हैं, क्योंकि वो इतना समय मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिताते जितना वो पार्टी कार्यालय में बिताते हैं। लव कुश समीकरण की बात हो या पुराने लोगों को वापस जोड़ने की बात हो, ऐसी तैयारी व्यक्ति तभी करता है जब वो चुनाव की अपेक्षा सामने रखता है। चिराग, तेजस्वी ने एक बात कही, जो बात मैं इस वक्त दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने रामविलास जी को तब राज्यसभा बनाया था जब उनके पास कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था, और वो तब भी बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। आज चिराग भाई के विधायक छोड़ के चले गए, सांसद उनको छोड़ के चले गए, तो वो अपने आप को अकेला मत फील करें। हम लोग उनके साथ हैं। बाकी विचार उनको करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ हैं या फिर संविधान निर्माता के साथ। नहीं, ये उनका बड़प्पन है और हकीकत है जो बात उन्होंने बोली। मतलब वही प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे इस बात को झुटलाऊं या इस बात को मैं कवर अप करूं। हकीकत है, जब पिताजी का भी जब एक ऐसा दौर था जब राजनीतिक तौर पर वो थोड़ा सा उस वक्त कमज़ोर थे और वो खुद भी चुनाव हार गए थे, तो उस वक्त लालू जी ने और कांग्रेस ने उनकी काफ़ी मदद उस वक्त की थी और वो राज्यसभा पहुँचे थे। और आज भी जो चिंताएं मेरे छोटे भाई की मेरे प्रति है, मैं उनकी तमाम चिंताओं का मैं दिल से मैं सम्मान करता हूं और दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पर जैसा मैंने कहा कि अभी मेरी प्राथमिकता कह रहे हैं कि लालटेन की रोशनी को और तेजी मिल जाएगी अगर चिराग उसमें तो लोगों का कहना है, ये परसेप्शन नहीं। देखिए, अब जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकताएं फिलहाल अलग हैं। बिल्कुल। एक बहुत ही मतलब ये सवाल नहीं पूछना था, लेकिन मैं क्योंकि आप मौजूद हैं इसलिए, महाभारत की लड़ाई की तरह अब आपके सामने सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हम लोगों ने जो सोचा था।
तो क्या कृष्ण की भूमिका में माता जी होंगी उस साथ आपके साथ? क्योंकि जैसा आपने उस दिन भी कहा कि मैं आशीर्वाद लेकर निकल रहा हूँ और मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तो एक सवाल ये, और दूसरा उससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि आखिरी वक्त में, क्योंकि आपने अपने पितामह, अपने गुरु, अपने पिता, अपने सबसे बेहतर दोस्त के साथ आपने वक्त बिताया, उनकी कुछ यादें या उन्होंने क्या आपको गुरु ज्ञान दिया? देखिए, पिताजी के निधन के बाद मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि माँ और बाप दोनों भूमिका में मैंने अपनी माँ को देखा। और यकीनन अगर आप इसको महाभारत की लड़ाई अगर आप इसको बोलें तो हाँ, एक सारथी के तौर पर वो हैं मेरे साथ। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन है मेरे साथ। और जब अपनों से लड़ाई लड़नी होती है तो रास्ते कठिन ज़रूर हो जाते हैं, पर हाँ, विचारधारा की लड़ाई है, पापा के विचारों को बचा के रखने की लड़ाई है। और यही बातें पापा ने, जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा, अपने अंतिम दिनों में यही तमाम वो बातें हैं जो पापा ने मुझसे साझा की थी। उन्होंने मुझसे बार बार इन बातों को कहा था कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और ऐसे लोगों के साथ कभी मत खड़े रहना जो तुम्हें समाप्त करने का प्रयास करें। पापा हमेशा इस बात को बोलते थे कि नीतीश जी ने जैसे उनको हमेशा समाप्त करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं मुझे भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये उनकी दूरदर्शिता ही थी। और आज मैं इस बात को का अनुभव कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मेरी सबसे कमज़ोर नस पर उन्होंने प्रहार किया, मेरे परिवार को तोड़कर, ये सारी बातें पापा ने मुझे उस वक्त कही थी। बट उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो पापा ने कही थी कि अगर तुम सच्चाई की राह पर हो तो अकेले चलने से भी कभी मत डरना। चलो अकेले चलो, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। और पापा बोलते थे 1969 में जब पहली बार जब पापा विधायक बने, बोले मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ। बोले रामविलास पासवान को लोग उस दौर से जानते हैं, 89 के बाद से लोग जानते हैं। जब मैं मंत्री रहा, लोग बोलते हैं कि भैया ये तो हर प्रधानमंत्री कोई भी हो, मंत्री ये ज़रूर होते हैं। बोले 89 के बाद से मैं ऐसा रहा ना, पर उससे पहले के जो मेरे 20 साल मेरे स्ट्रगल के थे वो किसी ने नहीं देखे। उन 20 सालों में 69 से लेकर 89 तक अपनी नीतियों को लेकर, अपने विचारों को लेकर निरंतरता में मैंने संघर्ष किया। निरंतरता में मैंने जो मुझे सही लगा, मैंने उस बातों को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी। पापा ने तमाम वो उदाहरण बताए। जब इंदिरा गांधी जी के सामने पापा सदन में खड़े होकर पापा ने बोला था संजय गांधी जी के बारे में कि जहाँ पर फरियाना है फरियाएंगे, तमाम उस उदाहरण को पापा ने सामने रखा कि उन्होंने कैसे कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इस पे पापा ने ये बात भी बोली कि कई बार मैंने सही फैसले लिए, कई बार मैंने गलत फैसले लिए, कई बार मैं 10 कदम आगे बढ़ा तो 20 कदम मुझे लोगों ने पीछे भी खींचा, पर ना मैं डरा, ना मैं घबराया, ना मैं अपने लक्ष्यों से बाएं दाएं गया। और उसी का परिणाम है कि आज 50 साल के राजनीतिक करियर के बाद लोग बोलते हैं कि हाँ, रामविलास पासवान देश में एक ऐसा नाम जिसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और उन्होंने हमेशा अपनी संघर्ष जो है, जिसके लिए उन्होंने शुरुआत की, उसके संघर्ष के लिए वो आज अंत तक लड़ाई लड़ते रहे। रामविलास जी ने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने बताया उसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा टफ है? क्योंकि आप सोचिए कि ये सच में, हम अगर कंपेयर इसलिए महाभारत से कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई है कि आपके अपने भी आपके विरोध में और आपके सामने खड़े नजर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं लड़ूंगा ना। जब तक सच्चाई की राह पर हूँ, मुझे लड़ने से मैं लड़ने से मैं डरता नहीं हूँ। और इस बात को आप मानेंगे आसिफ भाई, मैं लड़ने से नहीं डरता हूँ। लड़ने से डरता तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे वीक मोमेंट तब था जब चुनाव सर पर थे और मेरे पिताजी का निधन हुआ था। उस वक्त अगर मैंने घुटने नहीं टेके, और उस वक्त मुझे लगता है आप में से कोई मुझसे पलट के सवाल नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि अरे देखा आप लोगों ने वापस हाथ तो मिला ही लिया ना, भले 15 सीटें मिली, आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे बट आप लोग वापस उसी गठबंधन में चले गए, आप लोगों में दम ही नहीं था अकेले चुनाव लड़ने का। कोई मुझसे ये तीखे सवाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे पिताजी का निधन हुआ था और सब मानते कि नहीं चलो ठीक है, परिस्थिति ऐसी है, बेचारा है, पिता का साया हट गया है, कोई बात नहीं, ये चुनाव लड़ रहा है, साथ मिलकर लड़ ले। मेरे लिए तो सबसे आसान था उस वक्त चुनाव लड़ना। क्यों मैं उस वक्त, जब मुझे घर पे, परिवार पे, अपनी मम्मी के साथ मुझे सबसे ज़्यादा रहना था, क्यों मैं जाके चुनाव प्रचार कर रहा था, अकेले लड़ रहा था? क्यों लड़ रहा था मैं? सिर्फ बिहार के लिए ना, बिहार की अस्मिता के लिए ना, और अपने पापा से किए गए उस वादे के लिए कि मैं लड़ूंगा बट आपके विचारों को कभी मरने नहीं दूंगा। बस आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आप बिहार की पब्लिक को 5 जुलाई को जो आप रैली में जाना चाहते हैं, एक अपील कि क्यों चिराग पासवान के साथ हों वो पूरी बिहार की आवाम, बिहार के लोग, बिहार की जनता, स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के साथ, वो भी उस वक्त जबकि कई सारी आंधियां इस चिराग को बुझाने के लिए पड़ी हैं और ये चिराग अपने। अपील कुछ नहीं, अपील बस मैं इतना ही करूँगा कि अब है नहीं मेरे पास अब और कोई।
हाँ, दुख होता है कहते हुए कि नहीं है मेरे पास अब और कोई। पापा के बाद जिस तरीके से एकदम अकेला पड़ गया हूँ, तो मुझे है आप सबके साथ की ज़रूरत, और जनता के बीच जाकर बस यही, अब नहीं है मेरे सर पे कोई आशीर्वाद वाला हाथ, तो उनके जब हाथ मेरे सर पर आएंगे, सुकून मिलेगा, विश्वास मिलेगा कि पापा की जिन विचारों को ज़िंदा लड़ने की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और लोग बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, वो मुझे विश्वास देगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, लोग हैं मेरे साथ। चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त निकाला। और कुछ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ इतना कि बार बार चिराग भी कहते आए, और रामविलास पासवान जी ने एक बात सभी के सामने कही थी कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। इसीलिए उस अंधेरे को दूर करने के लिए उन्होंने चिराग को पैदा किया, और चिराग को वो ताकत दी, चिराग को सलाहियत दी, और चिराग से ये उम्मीद जताई कि ये चिराग रोशनी जहाँ भी रहेगा ये रोशनी लुटाएगा। अब 5 जुलाई से बिहार की सड़कों पे चिराग पासवान उतरेंगे आशीर्वाद लेने के लिए।